हाँ जी। सो गैसियस स्टेट के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बताइए। व्हाट आर अमॉर्फस सॉलिड्स? अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स और मॉलिक्यूल्स का लॉन्ग रेंज ऑर्डरमेंट होता है, मतलब इनको बनाने वाले पार्टिकल्स ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रहते हैं, तो इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। एमॉर्फस सॉलिड्स में पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं। रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल और शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर शार्प होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स एक रेंज में होते हैं। जैसे आयरन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो प्रिसाइज वैल्यू है। ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ग्लास सॉफ्ट होने लगता है, फिर मेल्ट हो जाता है, लेकिन एग्जैक्टली किस टेम्परेचर पर मेल्ट हुआ है ये नहीं पता लगता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में फर्क होता है। द एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स, और सूडो सॉलिड मतलब फॉल्स सॉलिड्स। ये एक्चुअली सॉलिड्स नहीं होते, बल्कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी। दे आर द सुपर कूल्ड लिक्विड्स ऑफ वेरी हाई विस्कोसिटी। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में फर्क है। फिर किसी ने पूछा है लेवल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 24। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 24। What is the total translational and rotational energy of 1 mole of oxygen at 300 Kelvin? इस क्वेश्चन को बाद में करना है, क्योंकि अभी हमने रोटेशनल एनर्जी के लिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ा है। तो जस्ट लीव दिस क्वेश्चन फॉर सम टाइम। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 24। The time taken for a given volume of gas E to diffuse through a hole is 75 सेकेंड। तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन V/75
लीटर पर सेकंड होगा। द टाइम टेकन फॉर द गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस to diffuse through a hole is 75 seconds. Under identical condition, the same volume of a mixture of CO and N2 containing 40% of nitrogen by volume diffuses in 70 seconds. Calculate the relative molecular mass of E. इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? ये जो मिक्सचर है इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लेंगे क्योंकि इस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन दिया है, तो वो आएगा 40/100 इंटू 28 प्लस 60/100 इंटू 44। ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मिक्सचर आएगा और इस मिक्सचर के रिस्पेक्ट में ये गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस E इक्वल्स टू एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस E अपॉन एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मिक्सचर। तो मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपने ये निकाल के रखा है, ये E आ जाएगा, ये दोनों हमें दिए हैं, तो ये हो जाएगा V/70/V/75 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ E अपॉन ये वाला मॉलिक्यूलर मास। वी कैंसिल हो जाएंगे तो 75/70 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ E अपॉन एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मिक्सचर जो ये निकाल रखा है। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। फिर दूसरा पूछा है द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ E एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। जब E का मॉलिक्यूलर मास आएगा तो उसकी आरएमएस वेलोसिटी √3RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ E होगी। यहां से निकाल के यहाँ रख देंगे 273 केल्विन टेम्परेचर रख देंगे, आरएमएस स्पीड आ जाएगी। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास हमने इस गैस मिक्सचर के रिस्पेक्ट में निकाला है डिफ्यूजन के, तो यही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। फिर अगला, व्हाट इज वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। किसी गैस की वेपर डेंसिटी क्या होती है? कोई गैस सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स हेवियर है, यदि ये पता करना हो तो डेंसिटी ऑफ अ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, दिस रेशियो इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, किसी गैस की वेपर डेंसिटी सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे किसी गैस की वेपर डेंसिटी 5 है, मतलब वो गैस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 5 टाइम्स ज्यादा हेवियर है। तो किसी गैस की वेपर डेंसिटी ये बताती है कि वो गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस कितनी हेवी होती है। नाउ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के थ्रू हम लिख सकते हैं पीएम इक्वल्स टू डीआरटी। तो डेंसिटी को लिख सकते हैं पीएम अपॉन आरटी। तो वेपर डेंसिटी के फार्मूले में अगर हम डेंसिटी ऑफ गैस के लिए फार्मूला लगाएं तो प्रेशर इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस अपॉन आरटी, और अगर डेंसिटी के लिए यही फार्मूला हाइड्रोजन के लिए लगाएं तो प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन आरटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हम किसी गैस को हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे हैं तो टेम्परेचर प्रेशर सेम रखते हुए कंपेयर करना चाहिए। तो अंडर सेम टेम्परेचर प्रेशर ये दोनों डेंसिटी हैं, तो टीटी आरआर पीपी विल कैंसल एंड वेपर डेंसिटी क्या आएगी? मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस अपॉन हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास होता है 2 ग्राम पर मोल, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस होता है 2 टाइम्स ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास
उसकी वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स होगा। अगर एक गैस की वेपर डेंसिटी 30 है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 60 होगा। ये फॉर्मूला काम का है। किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास उसकी वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स होता है। फिर नेक्स्ट, व्हाई आइडियल गैस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। अगर हम किसी आइडियल गैस की स्टेट फिक्स करना चाहते हैं, तो अगर हम उसको T टेम्परेचर पे रखें, P प्रेशर पे रखें, N मोल गैस को, तो उसका वॉल्यूम इससे निकाला जा सकता है। मतलब इस इक्वेशन के चारों वेरिएबल अगर फिक्स रहते हैं तो वो एक गैस की स्टेट फिक्स कर देती है। एक गैस किस स्टेट में पाई जा रही है वो चीज फिक्स हो जाती है अगर इस इक्वेशन के चारों वेरिएबल फिक्स हो जाते हैं तो ये इक्वेशन किसी आइडियल गैस की स्टेट को डिफाइन कर सकती है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज रिलेटेड टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है A/27 RB। क्रिटिकल टेम्परेचर ए पे डिपेंड करता है। ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेजर है, तो ए ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। फिर किसी ने पूछा है अभी आरपीएम सॉल्व करना जरूरी है सिर्फ एक्सरसाइज एंड सब्जेक्टिव। अभी अगर आप स्टडी पैकेज के एक्सरसाइज और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स ये कर रहे हैं प्लस ऑब्जेक्टिव इस पैकेज के, तो ये सफिशिएंट है। एडिशनल पैकेज आरपीएम जो आपको मिला है वो बाद में रिवीजन के समय पे किया जा सकता है, पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कर लेना चाहिए। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 ऑफ लेवल 1 उसको आइडियल गैस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 5, a sample of gas at 35 degree centigrade and 1 atm pressure occupies a volume of 3.75 liter. At what temperature the gas should be kept if it is required to reduce the volume to 3 liter? जब क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसको आइडियल गैस इक्वेशन से ही करेंगे, आइडियल मान के ही करेंगे। कितने टेम्परेचर पर इसको रखना चाहिए ताकि सेम प्रेशर पर इसका वॉल्यूम 3 लीटर हो जाए? तो गैस का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिया है कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है मतलब 308 केल्विन। तो नया टेम्परेचर निकालना है, गैस के मोल नहीं बदले हैं, तो यहां पर हम गैस के मोल और प्रेशर नहीं बदला है तो V1/T1 विल बी इक्वल्स टू V2/T2 से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चार्ल्स लॉ। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 25, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n molecules of oxygen gas. The kinetic energy of n molecules of oxygen gas
at minus 123 degree centigrade is x joule. Another sample of O2 at 27 degree centigrade has the kinetic energy of 2x. The later sample contains dash molecules of O2. काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस होती है 3/2 RT, तो n मोल ऑफ गैस के लिए होती 3/2 nRT। एक मोल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 RT, तो n मोल गैस के लिए होती 3/2 nRT। n को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो -23 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन के लिए काइनेटिक एनर्जी है x, जो कि 3/2 n मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर r -273 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर मतलब 150 केल्विन। नाउ कितने मॉलिक्यूल होंगे? n डैश है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिनकी एनर्जी 2x होगी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने बना ली। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला यूज किया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 nRT होती है। 3/2 RT एक मोल गैस की होती, तो n मोल गैस के लिए 3/2 nRT होती। और नंबर ऑफ मोल को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो x 3/2 n अपॉन n0 r 150 से इसको डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो x x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, n0 r r कैंसिल हो गए, ये हो गया 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो n डैश कम्स टू बी इक्वल्स टू n, मतलब उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 56। बाद में पढ़ने का है ये, अभी बताया नहीं इसके बारे में। लेवल 2 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 6। लेवल 2 ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन नंबर 6। A mixture of hydrogen and oxygen 45 ml is sparked to form liquid water. The component not in excess reacts completely and 15 ml is left over. All the measurements are made at same temperature and pressure. The composition by volume of the original mixture of H and O2 is. आपके पास H2 और O2 का एक मिक्सचर था टोटल 45 ml। हमको इसका कॉम्पोजिशन पता करना है कि इसमें कितना वॉल्यूम किस रेशो में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस वॉल्यूम रेशो में थे। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ H2 was x ml and the volume of O2 in the mixture was y ml। तो एक इक्वेशन तो ये रहेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 45। एक इक्वेशन ये है सॉल्व करने को। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, जब इनको स्पार्क किया जाता है तो ये वाटर बनाने लगती हैं, जो कि लिक्विड है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। यहां पर हमने गैसेस के जो वॉल्यूम मेजर किए हैं, ये सारे वॉल्यूम के सारे मेजरमेंट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे किए जा रहे हैं। अगर गैसेस के हम रिएक्शन कराएं और उनके वॉल्यूम्स को कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर करें, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है। तो जिस मोल रेशो में गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी,
वही उनके आपस में रिएक्शन करने का वॉल्यूम रेशो भी होगा। 1 मोल हाइड्रोजन के लिए आधा मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, तो 1 ml के लिए ½ ml रिएक्ट करती। गैसेस के आपस में रिएक्शन करने का जो मोल रेशो होता है वही उनका वॉल्यूम रेशो भी होता है। गैसेस के आपस में रिएक्शन करने का जो मोल रेशो होता है वही उनके आपस में रिएक्शन करने का वॉल्यूम रेशो भी होता है। तो ये x ml है, ये y ml है जब रिएक्शन नहीं कराई गई है। अब मान लीजिए आपने रिएक्शन करा दी, स्पार्किंग करा दी, जिससे कि ये आपस में रिएक्ट कर गए दोनों, मगर इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि इन दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हम मान लेते हैं लेट हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट और वो पूरा खत्म हो गया। हाइड्रोजन लिमिटिंग था और वो पूरा खत्म हो गया, तो 1 मोल हाइड्रोजन को आधा मोल ऑक्सीजन लगती है, तो x ml के लिए x/2 लगती, तो हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन लगती x/2 और तब वाटर बन जाता। ये वाटर लिक्विड वाटर बनता। क्वेश्चन में दिया है कि जब स्पार्किंग करा दी गई तो जो गैस बच गई थी वो 5 ml थी, मतलब आपके पास में एक इक्वेशन और आ गई, y - x/2 इक्वल टू है 15। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो इससे x/y आ जाएगा 4/5। ये एक आंसर हो गया, लेकिन ये आंसर तब वैलिड है जब हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होती। अगर हाइड्रोजन के बजाय ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट होती और वो खत्म हो जाती तो हमको नया स्टेटमेंट लिखना पड़ता। ऑक्सीजन पूरी खत्म हो गई, y ml, आधा मोल ऑक्सीजन के लिए 1 मोल हाइड्रोजन लगता है, तो जितनी ऑक्सीजन होती है उससे डबल हाइड्रोजन लगता है, तो हाइड्रोजन लगेगा 2y। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बची हुई गैस 15 ml थी, तो x - 2y इक्वल्स टू है 15। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये वाली है ही पहले से ही, इनको सॉल्व करेंगे तो दूसरा आंसर आएगा 7/2। तो ये दूसरा आंसर तब का है जब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट थी। तो ये दो आंसर इस क्वेश्चन के हो सकते हैं, इसलिए आंसर 4/5 और 7/2 दोनों वैलिड है। हेलो हाँ जी। सर, आपने इस क्वेश्चन में जहाँ से हाइड्रोजन को लिमिटिंग रिएजेंट माना था तो उसके बाद से समझ में नहीं आया। हाइड्रोजन x ml है आपके पास, ऑक्सीजन y ml है। सपोज हाइड्रोजन पूरी खर्च हो गई, x ml पूरी खर्च हो गई, एक के लिए आधा लगता है तो x के लिए x/2 लगेगा, तो ऑक्सीजन x/2 खर्च हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया है बची हुई गैस 15 ml है, तो बची हुई गैस 15 है। ये तो लिक्विड बना है वाटर, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि बची हुई गैस 15 ml है। गैसेस के आपस में रिएक्शन करने का जो मोल रेशो होता है, एक के लिए आधी लगती है वही उनका वॉल्यूम रेशो होता है। x के लिए x/2 ऑक्सीजन लगेगी। ऑक्सीजन y ml तुम्हारे पास में है, x/2 खर्च हो गई तो बची कितनी है, y - x/2 15 ml। क्वेश्चन में दिया है कि बची हुई गैस 15 ml है, लेकिन ये आंसर तब वैलिड रहेगा जब हाइड्रोजन लिमिटिंग होगी। अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग थी, आधे के लिए लगता है 1, तो एक ऑक्सीजन के लिए ये लगता 2, तो y के लिए ये लगता 2y। x है तो x - 2y, हाइड्रोजन बच जाएगी। दूसरा आंसर सॉल्व करेंगे x - 2y इक्वल टू 15 रख के। इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, बिकॉज क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है।
ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ऑलरेडी वीडियो सॉल्यूशन डाले हुए हैं, वो आप लोगों ने देखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन 11, 12, 14। क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव लेवल 2 का, a 34 liter cylinder contains 212 gram of oxygen gas at 27 degree centigrade temperature. What mass of O2 must be released to reduce the pressure? A 34 gram of cylinder contains 212 gram of O2 gas at 27 degree centigrade. What mass of the O2 must be released to reduce the pressure to 2.463 atm? आपने एक कंटेनर में 212 ग्राम O2 ले रखी है 300 केल्विन टेम्परेचर पर, 34 लीटर का सिलेंडर है, इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर इस ऑक्सीजन के कारण ज्यादा रहेगा, तो आपको कुछ ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी ताकि यहां अंदर प्रेशर 2.463 atm आ जाए। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू एनआरटी, तो 2.463 इंटू 34 अपॉन 0.08214 इंटू 300, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को लिख सकते हैं वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई होगा 32, तो ये वेट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम आ जाएगा। मतलब इतना ऑक्सीजन यहां होनी चाहिए, इतने ग्राम ऑक्सीजन यहां होनी चाहिए जो वहां से वेट आया है। तो आपको निकालनी कितनी पड़ेगी, वेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड 200L माइनस वेट ऑफ ऑक्सीजन जो कंटेनर में रहनी चाहिए, क्योंकि यह ऑक्सीजन इतना प्रेशर लगाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, at STP a container has 1 mole of argon, 2 mole of CO2, 3 mole of O2 and 4 moles of nitrogen. Without changing the total pressure, if 1 mole of O2 is removed, the partial pressure of O2 is, पहले partial pressure of O2 कितना था, 3 upon 1 plus 2 plus 3 plus 4 into total pressure. Partial pressure of O2 initially, इस कंटेनर में O2 का पार्शियल प्रेशर इनिशियली कितना था। अब आपने 1 मोल O2 निकाल दी, जब 1 मोल O2 निकाल दी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फाइनली कितना रहेगा, ऑक्सीजन के मोल हो जाएंगे 2 एंड 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 इंटू पी। टोटल प्रेशर आपने नहीं चेंज किया है, विदाउट चेंजिंग द टोटल प्रेशर 1 मोल ऑफ O2 आपने कम कर दिया, तो वेसल में O2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर, इनिशियल पार्शियल प्रेशर फाइनल पार्शियल प्रेशर नहीं कम हो गया, इसलिए चेंज को पॉजिटिव रखने के लिए इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर, ये चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 रहेगा अपॉन टोटल प्रेशर इनटू 100 इज द परसेंटेज चेंज इन पार्शियल प्रेशर। तो ये टर्म है 3/10, ये है 2/9,
तो परसेंटेज चेंज इन पार्शियल प्रेशर 3/10 P माइनस 2/9 P अपॉन P इंटू 100। तो 3/10 माइनस 2/9 P अपॉन P इंटू 100। परसेंटेज चेंज हो जाएगा 3/10 माइनस 2/9 इंटू 100। इतना परसेंटेज चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. Let the most probable velocity of hydrogen molecules at a temperature T degree centigrade is V0. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी V0 है। Let the most probable velocity of hydrogen molecules at temperature T degree centigrade is V0. Suppose all the molecules dissociates into atoms. तो पहले हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है तो उनका मॉलिक्यूलर मास 2 होगा। तो एमपी वेलोसिटी होती है √2RT अपॉन m T डिग्री सेंटीग्रेड पर ये है। अब आपने सारे मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करके एटम्स में बदल दिया। व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड टू 2T + 273 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर आपने टेम्परेचर कर दिया 2T + 273 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपने टेम्परेचर रेस करके 2T + 273 + 273 केल्विन कर दिया। मतलब 2 टाइम्स ऑफ T + 273 केल्विन टेम्परेचर कर दिया नया वाला आपने। तो इसकी न्यू आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी? इसकी आरएमएस वेलोसिटी होगी √3R नया टेम्परेचर जो कि 2T + 273 है अपॉन ये एटम में टूट गया है तो यहाँ एटॉमिक मास रखेंगे 1। लेकिन इस तरह से अगर हम इसको लिखें तो VRMS इज इक्वल टू 3 × 2 6 √6 बचा अंदर R 273 T + 273 √R 273 + T की वैल्यू है V0। तो इस पूरी टर्म की वैल्यू होगी V0। तो VRMS हो जाएगा √6 V0। तो इस क्वेश्चन में टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया था, उसको केल्विन में रखना था। तो पहले टेम्परेचर T दिया था उसको 273 ऐड किया। बाद वाला टेम्परेचर 2T + 273 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एक 273 और ऐड किया, केल्विन में आएगा क्योंकि यहाँ फार्मूले में केल्विन में रखना होता है। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी बाद में पढ़ेंगे। एक्वस टेंशन, एटमॉस्फेरिक एयर में वाटर का जो पार्शियल प्रेशर रहता है, एटमॉस्फेरिक एयर में या किसी भी गैस के सैंपल में वाटर का जो पार्शियल प्रेशर रहता है उसी को एक्वस टेंशन कहते हैं। व्हाट इज एनरिचमेंट फैक्टर? कम से कम 5वीं बार आप ये पूछ रहे हो, बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन 14 बताया, जस्ट अभी बताया है।
एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 2 and 3 पहले करा चुका हूं। A certain hydrate has a formula of MgSO4 dot XH2O. A quantity of 54.2 gram of the compound is heated in an oven to driven off water. इसको हीट किया जिससे कि इसका सारा वाटर निकल गया। 54.2 ग्राम। If the steam generated exerts a pressure of 24.80 atm, ये जो स्टीम जनरेट हुई इसके कारण ये प्रेशर एक्सर्ट करती है 24.80 atm इन a 20 liter container at 120 degree centigrade. Calculate X. स्टीम से नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल लेंगे पीवी अपॉन आरटी रख के, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकलेंगे 24.80 इंटू 20 लीटर अपॉन 0.08214 इंटू 120 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 120 प्लस 273 केल्विन। इसको सॉल्व करके आपने मोल्स निकाल लिए कि कितने मोल वाटर निकला है। अब इसके एक मोल मैग्नीशियम सल्फेट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लेंगे, या यहां से एक काम करें, मास ऑफ वाटर निकाल ले इंटू 18 करके। ये वेट ऑफ वाटर हो गया जो यहां से निकला है, तो उतना वेट ऑफ वाटर इसमें से सबट्रैक्ट कर दें, तो बाकी का बचा इसका वेट है, तो हमें पता लग जाएगा इसके कितने वेट से कितना वाटर कंबाइन था। तो इसके एक मोल से कितना वाटर कंबाइन था वो आ जाएगा, इसके एक मोल से x मोल वाटर कंबाइन रहता है, क्योंकि What is meant by payload of balloon? Will this topic covered later? पेलोड ऑफ बलून का टॉपिक बाद में कवर किया जाएगा। फिर किसी को ऑडियो नहीं मिल रहा है, बाकी सबको ऑडियो मिल रहा है, तो इसीलिए ये आपके एंड पे प्रॉब्लम है। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3637। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 36। 10 milliliter of gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 and 50 ml of H2O। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, CXHY, या एक काम करें इसमें चारों ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें चारों ऑप्शन चेक करें कि सपोज ए ऑप्शन था C4H6। किसी हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे तो 4 कार्बन है तो यहाँ 4 CO2 बनना चाहिए, 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 3 वाटर बनना चाहिए। वाटर लिक्विड फॉर्म में बनेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा तो गैस फॉर्म में बन जाएगा।
तो ये बैलेंस इक्वेशन है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर यदि रखा जाता है तो वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल रहता है। तो गैसेस के आपस में रिएक्शन करने का जो मोल रेशो होता है, पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 8 एंड 3 11, तो 11/2। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ऑप्शन ए के लिए। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल रहेगा गैसेस के लिए। तो गैसेस के आपस में रिएक्शन करने का जो मोल रेशो होता है वही उनका वॉल्यूम रेशो होता है। गैसेस के आपस में रिएक्शन करने का जो मोल रेशो होता है वही उनके आपस में रिएक्शन करने का वॉल्यूम रेशो होता है। तो इसके 1 मोल से इसके 4 मोल बन रहे हैं, इसके 3 मोल बन रहे हैं। तो इसके 1 ml से इसके 4 ml और इसके 3 ml बनते, मतलब इसके 10 ml से इसके 40 ml और इसके 30 ml बनते। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसके 10 ml से यहाँ 40 ml एंड 50 ml बन रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं है। ऐसे चारों ऑप्शन चेक करेंगे तो C4H10 जो डी ऑप्शन है इसमें हम बैलेंस इक्वेशन देखेंगे तो इसके 1 मोल से इसके 4 मोल और इसके 5 मोल बनते हैं। तो इसके 1 ml से इसके 4 ml और इसके 5 ml बनेंगे, मतलब इसके 10 ml से इसके 40 ml और इसके 50 ml बनेंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन करेक्ट है। मैच करके इस प्रकार से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 37, the volume of oxygen required for complete oxidation of 2 liter of methane at NTP। 2 लीटर मीथेन एट NTP अगर है, the volume of oxygen required for complete oxidation of 2 liter of methane at NTP। मीथेन का कंबशन होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, मीथेन कितनी है 2 लीटर है। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट NTP अपॉन 22.4 उसका नंबर ऑफ मोल दे देता है। तो मीथेन के नंबर ऑफ मोल इतने हैं, 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन लगती है, तो इसके 1 लीटर के लिए ये 2 लीटर लगती। तो इसके जितने भी लीटर लिए जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड विल बी 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मीथेन। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड विल बी 2 into 2 by 22.4 लीटर। अच्छा, वॉल्यूम चाहिए तो यहाँ तो मोल निकालने की जरूरत ही नहीं थी। 1 मोल के लिए 2 मोल लगता है, तो 2 मोल 1 लीटर के लिए 2 लीटर लगता, तो 2 लीटर के लिए 4 लीटर ऑक्सीजन लगती। गैसेस जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके आपस में रिएक्शन करने का मोल रेशो उनका वॉल्यूम रेशो के बराबर होता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एक्सरसाइज करवा तो चुका हूं पूरी मैं। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन 6 अभी करवाया। फिर किसी ने पूछा है इफ वी फिक्स 4 वेरिएबल्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, अगर हम किसी आइडियल गैस के लिए चारों वेरिएबल फिक्स कर दें, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, प्रेशर, वॉल्यूम, then state of the ideal gas can be determined, but an ideal gas always remains at gaseous state। आइडियल गैस है तो गैस ही तो रहेगी हमेशा वो। लेवल 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 47,
अभी नहीं करने का है, एडवांस का टॉपिक का है ये। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 8। 6 अभी मैंने है। क्वेश्चन नंबर 8, what percent of a sample of nitrogen must be allowed to escape if its temperature, pressure and volume are to be changed from 273 degree centigrade, 3 atm, 1.65 liter to 0 degree centigrade, 0.75 atm and 0.55 liter? What percent of nitrogen must be allowed to escape? सपोज पहले n मोल नाइट्रोजन थी कंटेनर में इस टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे। अब आपको उसको इस टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे लाना है, उसका टेम्परेचर भी कम करना है, प्रेशर भी कम करना है, वॉल्यूम भी उसका चेंज करना है। तो सपोज इस काम के लिए आपने लेट एक्स मोल नाइट्रोजन निकाल दी, तो यहां नाइट्रोजन के मोल कितने बचेंगे? n माइनस एक्स इन दैट न्यू कंडीशन। तो पहले यहां पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाएंगे, P1 V1 इज इक्वल्स टू N1 R T1। यहां लगाएंगे P2 V2 इक्वल्स टू N2 R T2। तो इसको सॉल्व करेंगे या पहले इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। तो P2 V2 अपॉन P1 V1 इज इक्वल्स टू N2 R T2 अपॉन N1 R T1। P2 कितना है? 0.75, V2 कितना है? 0.55, P1 कितना है? 3, V1 कितना है? 1.65, N2 कितना है? n माइनस एक्स, R T2 कितना है? 273, N1 कितना है? n R 273 इंटू 2। तो यहां से x आ जाएगा n के टर्म्स में, x विल बी इक्वल टू समथिंग n, ऐसा आंसर आएगा क्योंकि n पता नहीं है। अब जब हमने x निकाल लिया n के टर्म्स में, क्वेश्चन में पूछा है कितना परसेंट नाइट्रोजन निकालनी पड़ी। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एस्केप विल बी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एस्केप अपॉन टोटल मोल इनटू 100। तो ये x जो कि किसी वैल्यू ऑफ n के फॉर्म में आया है, उससे ये n कट जाएगा। Why do we write kinetic energy of oxygen as 5/2 kT? ऑक्सीजन की काइनेटिक एनर्जी 5/2 kT क्यों लिखी? किसी गैस की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT पर मोल ऑफ, पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है और उसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जब ऐड होगी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी 5/2 kT है।
लेवल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 29 पहले बता चुका हूं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 39 बाद में करने का है। ये कुछ टॉपिक बचे हुए हैं तो उसको बाद में करेंगे। लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 15 में हाइड्रोजन गैस, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 15 में हाइड्रोजन लिखा है द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें हाइड्रोजन की जगह H2 लेना है कि H लेना है। अगर नॉर्मल बोला है कि हाइड्रोजन मतलब H2 मॉलिक्यूलर स्टेट, कोई गैस नेचुरली जिस कंडीशन में पाई जाती है उस कंडीशन में उसका फॉर्मूला लेंगे। अगर ऑक्सीजन बोला है तो O2 कंसीडर करेंगे ना कि O। हाइड्रोजन बोला है तो H2 कंसीडर करेंगे। सब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में कराया था। एट रूम टेम्परेचर अमोनिया गैस एट 1 एटमॉस्फेयर and HCl gas at P atmosphere are allowed to effuse through the identical pinholes to the opposite ends of the glass tube 1 meter long, 100 centimeter long and uniform cross section. A white deposit is obtained at a distance of 60 centimeter from the HCl end. A white deposition is observed at a distance of 60 centimeter from the HCl end. What is P? Rate of diffusion of HCl upon rate of diffusion of ammonia is pressure of HCl upon pressure of ammonia, molecular weight of ammonia upon molecular weight of HCl. चूंकि ये गैसेस अलग अलग प्रेशर पे हैं इसलिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का प्रेशर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर टी टाइम में HCl ने 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो बाकी का 40 अमोनिया ने किया होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl हो जाएगा 60 अपॉन टी। तो उतने ही टाइम में रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया है 40 अपॉन टी। प्रेशर ऑफ HCl P है, अमोनिया का प्रेशर 1 atm है। रूअर अमोनिया का प्रेशर मॉलिक्यूलर मास 17, HCl का 36.5। टीटी विल कैंसल, इसको सॉल्व करके P निकाल लेंगे। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 18 the RMS speed of molecules of a gas of density 4 kg per meter cube and a pressure of 1.2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आरएमएस स्पीड क्या होगी? आरएमएस स्पीड होती है √3 RT अपॉन m। पीएम इज इक्वल टू होता है DRT, तो RT अपॉन m का P अपॉन D। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला लिख सकते हैं √3 P अपॉन डेंसिटी ऑफ द गैस। प्रेशर दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में,
और डेंसिटी दे रखी है केजी पर मीटर क्यूब में, तो इसलिए यूनिट चेंज नहीं करना है। आंसर MKS यूनिट सिस्टम मीटर पर सेकंड में आएगा। x माइनस 2y या y माइनस x/2 समझ नहीं आया, यूज सम कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। हाइड्रोजन के 1 मोल के लिए ऑक्सीजन के आधे मोल रिएक्ट कर रहे हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन चीजों के आपस में रिएक्शन करने का मोल रेशो देती है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल होता है। तो गैसेस के आपस में रिएक्शन करने का जो मोल रेशो होगा वही उनके आपस में रिएक्शन करने का वॉल्यूम रेशो होगा। पहले इस बात को सोचो समझो क्या बोल रहा हूं। गैसेस के आपस में रिएक्शन करने का जो मोल रेशो है वही उनके आपस में रिएक्शन करने का वॉल्यूम रेशो होगा। अभी मोल रेशो क्या है, 1:½ मतलब इसके 1 मोल के लिए आधा मोल रिएक्ट करेगी, और वही वॉल्यूम रेशो होगा, मतलब इसका जितना भी वॉल्यूम होगा उसके लिए इसका वॉल्यूम आधा लगेगा। तो अगर इसका x ml है तो इसका y ml है, इसका x ml पूरा खर्च हो जाता है तो इसके एक के लिए आधी लगती, तो इसके x के लिए ये x/2 लगेगी, मगर तुमने ले रखी है y, तो बचेगी कितनी, जितनी ऑक्सीजन थी माइनस जितनी खर्च हो गई। वो तब की बात है जब ये खत्म हो गई पहले, लेकिन अगर ये खत्म हो जाती तो इसके आधे के लिए 1 लगता है, तो इसके 1 के लिए 2 लगता, तो इसके y के लिए ये 2y लगता, ये x ले रखा है 2y खर्च होता। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 18। 11 मैंने बता दिया अभी, 18 x ml of hydrogen effuses through a hole in a container in 5 seconds. The time taken for the diffusion of same volume of gas specified below under identical condition is, किस गैस के लिए उतना ही वॉल्यूम ऑफ गैस के डिफ्यूज होने के लिए सही करेक्ट मैचिंग दे रखी है। ऑप्शन ए 10 सेकंड लगेंगे हीलियम को, इसको चेक करना होगा कि क्या 10 सेकंड लगेंगे हीलियम को। रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम 4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन x अपॉन 5 है। सपोज हीलियम को डिफ्यूज होने के लिए t टाइम लगता है, उतना ही वॉल्यूम को, तो 5 अपॉन t, x तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, इक्वल टू √2, तो t इक्वल टू t अपॉन 5 will be equal to √2, so t equal to 1.414 into 5. Now this is not equal to 10, तो हीलियम को 10 सेकंड नहीं लगेंगे। ऑप्शन ए में हीलियम को 10 सेकंड बोला है, इसलिए वो आंसर नहीं है। फिर बी ऑप्शन 20 सेकंड फॉर O2, O2 को 20 सेकंड्स लगेंगे क्या, इतना ही वॉल्यूम ऑफ O2 अगर डिफ्यूज होती तो उसको 20 सेकंड लगते हैं क्या। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 इक्वल्स टू 32/2, that is equal to 4 x upon t upon x upon 5, x upon t equal to 4,
T/5 इक्वल टू 4, तो T इक्वल टू 20, ऑक्सीजन को 20 सेकंड लगते, वो सही मैच किया हुआ है। पैकेज की एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे, इसीलिए मैंने यहाँ पर सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कराई थी, क्योंकि अभी वहां अपलोड नहीं हुआ है, बाकी सारे सॉल्यूशन अपलोडेड है। ऑब्जेक्टिव्स लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 3। The internal pressure of 1 mole of van der Waals gas is equals to, वान डर वाल इक्वेशन में जो प्रेशर की करेक्शन टर्म थी वो गैस का इंटरनल प्रेशर था, और 1 मोल गैस है मतलब n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो किसी गैस का इंटरनल प्रेशर मतलब प्रेशर करेक्शन टर्म 1 मोल गैस के लिए होगा A/V²। वैसे n मोल गैस के लिए वो था AN²/V²। तो आंसर सी होगा इसका। हेलो सर, आपने जो एनरिचमेंट फैक्टर एक्सप्लेन किया, अब बुकलेट में जो डेफिनेशन दी है वो काफी अलग अलग लग रहा है। बुकलेट में कौन से पेज पर दी है डेफिनेशन? सर पेज नंबर 4। एनरिचमेंट फैक्टर वही तो बताया था मैंने, अगर उसको सॉल्व करके देखोगे तो वो वही तो आएगा एनरिचमेंट फैक्टर, वो पावर x जो आती है। सर आइसोटोपिकल, यहाँ पे आइसोटोपिकल कंपाउंड। अरे तो उससे आइसोटोप को हम अलग अलग कर रहे हैं तो आइसोटोपिकल हो जाएगा। यूरेनियम 235 238 के लिए अगर हम कर रहे हैं तो उसको आइसोटोपिकली डिफरेंट बोलेंगे, पर एनरिचमेंट फैक्टर की वैल्यू तो वही आएगी ना, वो जो पावर रहती है कि एक स्टेप पे कितना एनरिचमेंट होता है। सर और इन्वर्जन टेम्परेचर एक्सप्लेन कर दीजिए। वो अभी टॉपिक पढ़ाया नहीं है। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 5। A sample of gas at 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी बार तो करा चुका हूं इस क्वेश्चन को, इसी को रिपीट देख लेना इसको। ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन लेवल 2। The RMS velocity of a gas whose molecular weight, each molecule weighs 10 to the power minus 12 ग्राम। एक गैस के एक मॉलिक्यूल का मास 10 to the power minus 12 ग्राम है, तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा इतना, और यही उस गैस का मॉलिक्यूलर मास है। तो उस गैस का एक मॉलिक्यूल का मास दिया है, तो उस गैस का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास में है। तो इसकी आरएमएस वेलोसिटी क्या होगी? अब गैस का मॉलिक्यूलर मास पता है, तो आरएमएस वेलोसिटी √3 RT m होती है। टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड,
गैस के एक मॉलिक्यूल का मास दिया है तो उसके एक मोल मॉलिक्यूल का मास उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 20। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट बताया तो था, किसी गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डैश टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आंसर आएगा। फिर किसी ने पूछा इन चार्ल्स लॉ डू वी कंसीडर गैस आइडियल? जी हाँ, गैस आइडियल मानी जाती है। व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस? अगर आप एक गैस को कंप्रेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और प्रोसेस ऐसी है कि यहां से हीट अंदर या बाहर नहीं जा सकती, मतलब आपने इंसुलेटर लगा रखा है जिससे कि हीट का लेन देन न हो पा रहा हो, अगर आप हीट को आने जाने नहीं देंगे किसी प्रोसेस में तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। लेवल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 36। अभी मैंने बता दिया थोड़ी देर पहले, सैचुरेटेड वाटर वेपर का मतलब क्या है? अगर एक कंटेनर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर कुछ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मैक्सिमम वैल्यू होती है जो यहाँ पे वाटर वेपर रह सकती है उसकी, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर प्रेशर से कम है तो ठीक है, यहाँ पर वेपर रह सकती है। आपने थोड़ी वेपर और डाली, ये वैल्यू बढ़ने लगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस कंटेनर जब वेपर प्रेशर के बराबर पहुंच गया तो ये सिस्टम वाटर वेपर से सैचुरेटेड हो गया है। तो सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर का मतलब होता है कि वाटर वेपर मैक्सिमम जितने वॉल्यूम पे वहां रह सकती थी उतनी पे आ गई हैं, उससे अब ज्यादा पे नहीं आएंगी। अगर आपने और वाटर वेपर भेजी तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा वहां पर। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 23। According to Graham's law, at a given temperature, the ratio of diffusion of the two gases A and B is given by ratio of diffusion of A and B is given by PA upon PB MB upon MA की पावर हाफ। इस टाइप का क्वेश्चन क्यों पूछते हो भाई? पढ़ा नहीं के मतलब ये ग्राहम्स लॉ ही तो है, इसमें क्या सॉल्व करना है? लेवल 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 38। LPG is a mixture of N-butane and isobutane. The volume of oxygen needed to burn 1 kg of LPG. आइसोब्यूटेन होता है, N-ब्यूटेन होता है ये, C4H10। आइसोब्यूटेन भी इसी का आइसोमर है, दोनों का ही फॉर्मूला होता है C4H10, तो दोनों का ही मॉलिक्यूलर मास होता है 58। LPG is a mixture of N-butane and isobutane. The volume of oxygen needed to burn 1 kg of LPG.
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइसोब्यूटेन, दोनों का मॉलिक्यूलर मास 58 है, तो 1000 अपॉन 58 मोल। आपके पास में ये दोनों का मिक्सचर का है, मोल है, C4H10 बर्न होगा O2 gives CO2 plus H2O। तो इसके एक मोल के लिए ये 13/2 मोल लगती है। इसके एक मोल के लिए 13/2 मोल लगती है, तो इसके इतने मोल के लिए ये इतने मोल लगेगी। तो ऑक्सीजन के इतने मोल लगेंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी, किसी गैस का वॉल्यूम एनटीपी पे होता है उसका नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इतना लगेगी ऑक्सीजन। पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 15। A space capsule is filled with neon gas at 1 atm and 290 Kelvin. The gas effuses through a pinhole in the outer space such that such a rate at a pressure drops by 0.3 torr per second. If the capsule were filled with ammonia at the same temperature and pressure, what would be the rate of pressure drop? Rate of pressure drop जो है वही rate of diffusion है। तो rate of diffusion of neon gas upon rate of diffusion of ammonia equal to molecular mass of ammonia upon atomic mass of neon। Rate of diffusion of neon 0.3 टॉर पर सेकेंड है, तो अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन आ जाएगा 17/20 नियॉन का एटॉमिक मास। तो इससे निकाल लेंगे। इफ द कैप्सूल वर फिल्ड विथ, अगर उस कैप्सूल में अमोनिया के बजाय 20 मोल परसेंट, 30 मोल परसेंट हीलियम, 20 मोल परसेंट ऑक्सीजन एंड 50 मोल परसेंट नाइट्रोजन मिक्स भरी होती, तो प्रेशर ड्रॉप क्या रहता। अब आपने अमोनिया के बजाय वहां गैस का मिक्सचर भर दिया है, तब आपको 0.3 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दैट गैस मिक्सचर इक्वल्स टू एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मिक्सचर पहले रखना पड़ेगा। उस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा 30/100 इंटू 4 प्लस 20/100 इंटू 32 प्लस 50/100 इंटू 28। एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस मिक्सचर होता है एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास प्लस दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास प्लस तीसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास। तो वो एवरेज मॉलिक्यूलर मास यहाँ रखेंगे और नियॉन का 20 रख लेंगे।
तो ये मिक्सचर किस रेट से डिफ्यूज होगा वो निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 एंड 42 ऑफ लेवल 1 ऑब्जेक्टिव। याद करने का है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वाटर लिक्विड रहता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी याद करने का, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट अ टेम्परेचर, किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है, मतलब 760 mmHg के। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 12 का फाइनल आंसर क्या है, पीछे ऑप्शन में दिया होगा। इज चेंज्ड बाय 26 डिग्री सेंटीग्रेड 26%, यह आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 फ्रॉम लेवल 2 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। The vapor pressure of water at 80 degree centigrade is 355 millimeter of mercury. A 100 ml vessel contains water saturated with O2 at a total pressure being 760 mmHg. The contents of vessel were pumped into 50 ml vessel at the same temperature. What is the partial pressure of O2? यहाँ पर टोटल प्रेशर 760 है, तो टोटल प्रेशर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर होगा। 760 इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 प्लस 355, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा 405 mmHg। इस वेसल में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 405 mmHg है। अब आपने इस कंटेंट को 100 ml के वेसल के कंटेंट को 50 ml में ट्रांसफर करके आधा कर दिया, तो प्रेशर डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर 810 हो जाएगा। वॉल्यूम आधा करने पे प्रेशर डबल होता है, बॉयल्स लॉ। तो आंसर होगा 810 mmHg। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 26। The average kinetic energy in joules of molecules in 8 gram of methane at 27 degree centigrade. एवरेज काइनेटिक एनर्जी जूल पर मॉलिक्यूल में चारों आंसर दिए हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 R अपॉन N नॉट T जूल पर मॉलिक्यूल। तो मीथेन कितने ग्राम ली गई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर बस पता होना चाहिए। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 इंटू 8.314 इंटू 300 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी है, 8 ग्राम मीथेन दे रखी है, आधा मोल।
काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछी है तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है 3/2 RT अपॉन N नॉट। Subjective question number 12. At 20 degree centigrade, two balloons of equal volume and porosity are filled to a pressure of 2 atm. One with 14 kg of nitrogen, another with 1 kg of O2. The nitrogen balloon leaks at a pressure of half atm in 1 hour. How long would it take H2 balloon to leak to the pressure of half atm? एक बलून में नाइट्रोजन है, एक बलून में हाइड्रोजन है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, दोनों सेम प्रेशर पे है। एक में 14 kg नाइट्रोजन मतलब हाफ मोल, एक में 14 kg नाइट्रोजन है, दूसरे में 1 kg, एक में 14 kg नाइट्रोजन है मतलब 1400 अपॉन 28, ये हो जाएगा 50। एक में 1 kg, दोनों में सेम मोल है। नाइट्रोजन बलून लीक्स टू अ प्रेशर ऑफ half atm in 1 hour. So how long will it take for hydrogen balloon to leak to a pressure of half atm? Rate of diffusion of nitrogen upon rate of diffusion of hydrogen equals to molecular weight of hydrogen upon molecular mass of nitrogen. Nitrogen 0.5 atm पर आवर के रेट से डिफ्यूज हो रहा है, तो ये 0.5 अपॉन टी पर आवर के रेट से डिफ्यूज होगा 2/28। इससे टी निकाल लेंगे कि आफ्टर व्हाट टाइम इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना हो जाएगा उसके बराबर। इस नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बाकी किसी लिक्विड के लिए दूसरा होगा। अंजलि, चलिए तो बाकी का नेक्स्ट क्लास में, कल डाउट क्लास है उसमें आखिरी में क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।